सर हमारा जो टॉपिक है, हमारी जो गुफ्तगू है वो ये है कि टीचर जो है ना वो गेम चेंजर है। तो जो टीचर का एज गेम चेंजर रोल है, आप सर क्या समझते हैं कि टीचर आपकी लाइफ में टीचर्स, मैं तो अपने टीचर्स को कोट करता हूँ फॉर योर वेरी काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं अपने इंस्पिरेशन से नहीं मिल सका, नेम इज़ वासिफ अली वासिफ साहब, और अब मैं इस दफ़ा कोशिश कर रहा हूँ कि निसाब में उनको शामिल करवाऊँ। तो ये कितनी अचीवमेंट होगी कि जिसको मैंने मिला नहीं, मैंने सिर्फ पढ़ा और मेरी लाइफ चेंज हुई। वो एक एफर्ट मैं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट से कह रहा हूँ कि 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर उर्दू के निसाब में कोई एक मजमून वासिफ अली वासिफ साहब का होना चाहिए। एंड विद द कोटेशन सर, मैं आपके सामने कोटेशन रख के चाहूँगा, आपकी बातचीत हो। कोटेशन सर न्यूटन की है, न्यूटन के 3 कानून नहीं है जी, न्यूटन की कभी कोटेशन सर्च कीजिएगा। न्यूटन की कोटेशन ये है कि अगर किसी बोने को द्यो मिल जाए तो बोना उस द्यो के कंधे पे खड़ा होकर द्यो से आगे देख सकता है। अब ये कोई फिजिक्स की बात नहीं है, लेकिन फलसफे की बात है, और कितनी गहरी बात है। और मैं भी क्रेडिट देता हूँ मेरे वो तमाम टीचर्स जो द्यो थे, और हमें उन्होंने पकड़ के खुद कंधे पे बिठाया कि बेटे आप ग्रो करो, आप तरक्की करो, और हमारी पूरी ज़िंदगियाँ बदल गई सर। ओवर टू यू सर। पहले तो इदारे के लिए और शाह साहब के लिए एक भरपूर तालियां होनी चाहिए, क्योंकि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए उन लोगों को कि जो कि एक सेल्फलेस बियॉन्ड सेल्फ काम कर रहे हैं, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं ग्रेड 3 में था जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया, माशाल्लाह। जब मैं तीसरी क्लास में था, मैं मिशनरी स्कूल में पढ़ता था। मैं जब ग्रेड 6 में था तो मैं ग्रेड 10 के बच्चों को पढ़ाता था। जब मैं बैचलर्स में था तो मैं MBA की फिजिबिलिटी और थीसिस लिखता था। एंड दैट्स हाउ माई जर्नी ऑफ टीचिंग। हम में से कितने लोग एज ए टीचर ये जानते होंगे कि हमारे दुनिया से जाने के बाद जो सदक़ा जारियाँ हैं उसके अंदर एक वो नेक औलाद है जो आपके लिए अच्छे काम करेगी और वालिदैन को उसको मिलेगा। सब लोगों ने सुनी है ये वाली, ये हदीस मुबारक सुनी होगी सब ने। मेरा एक बेटा और एक बेटी, और उसके बाद मेरी वाइफ ने कहा बस। अब मुझे बताएं कि क्या ये गारंटी है, माशाल्लाह बड़े फर्माबरदार बच्चे, मेरे बड़ा आइडियल लाइफ पार्टनर है, क्या ये गारंटी है कि मेरे बच्चे मेरे दुनिया से जाने के बाद वाकई उतने ही नेक काम करें एब्सोल्युटली कि जिसका अजर मुझको मिले? क्या इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ? नहीं दे सकता, राइट। तो अब इसके लिए क्या होना चाहिए? बहुत सारे बच्चे। दिस ईयर इज़ आवर 30th एनिवर्सरी ऑफ माई फाउंडेशन, वी स्टार्टेड इन 1995 फ्रॉम कैनेडा। तो अब इतने सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर सफ़र जारी किया। वो बच्चे वो हमारे खाते के अंदर ज़रूर लिखे जाएंगे, क्योंकि ये कौले रसूल है, ये साइंस का कोई थ्योरी फार्मूला नहीं है जो चेंज हो जाएगी। सही जी, ऐसा ही है ना। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि हम लोगों की मल्टीपल आइडेंटिटीज़ हैं। अगर मैं अपनी, भी शाह साहब ने इतना इंट्रोडक्शन में रख रहा है, तो अगर मैं I am- लिखता हूँ तो उसके अंदर कितनी सारी चीज़ें आएंगी, सैकड़ों चीज़ें आएंगी। आई एम अ फादर, आई एम अ हस्बैंड, आई एम अ सन, आई एम अ सन इन लॉ, आई एम अ ब्रदर, आई एम अ टीचर, आई एम अ एंटरप्रेन्योर, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ राइटर, आई एम अ बिजनेसमैन। अनगिनत आएंगे। एक आइडेंटिटी, ये सब कौन सी है जो मैंने चूज़ किए हैं? एक आइडेंटिटी है जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट दी गई है, वो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये पैगाम पहुंचा दो वहाँ पे जो यहाँ मौजूद नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम पैगंबर के पैगंबर हैं, मैसेंजर। सही, मैसेज आके पहुंचा। ये मेरी आइडेंटिटी है, ये मेरी चूज़ नहीं है, ये मेरी आइडेंटिटी है। तो अब मुझे बताएं कि जहाँ पे किसी बच्चे ने कहा कि मैं स्टूडेंट हूँ, वो स्टूडेंट टीचर सेम टाइम है, क्योंकि जब वो अच्छी बात किसी को बताएगा, अपने छोटे भाई को, जब वो कोई बात बताएगा अपने कोलीग को, वो क्या काम कर रहा होगा? जो भी शाह साहब ने कहा, मैसेंजर है, मैसेज का काम करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि टीचर जो है ये मकाम पैगंबर है, क्योंकि ये उस मिंबर पे खड़ा है जिस मिंबर पे पैगंबर ने ये ड्यूटी लगा के दी है। तो अगर ये पैशन नहीं है, ऑनेस्टली प्रोफेशन चेंज कर दो। बहुत अच्छा। अगर ये पैशन नहीं है तो फिर प्रोफेशन चेंज कर दो, क्योंकि ये आपकी आइडेंटिटी है, ये आपके ऊपर लाजिम है, ये आपने पहुंचाना है। एक और हदीस मुबारक, फिर शाह साहब के वापस आता हूँ। रिवायत बताती है कि वो बच्चा, वो तालिब इल्म जो इल्म की तलाश में घर से निकलता है और वो रास्ते के अंदर उसको विसाल हो जाता है, तो उसका दर्जा शहीदों में है। बड़ी ऑथेंटिक, आप चेक कर लीजिए। अगर उस तालिब इल्म का जिस रास्ते के ऊपर वो निकला है और वो वहाँ पे पहुँचा नहीं है और अल्लाह के पास चला गया, उसका रुतबा अगर शहीदों पे है, वो जिसके पास जा रहा था उस उस्ताद का दर्जा क्या होगा? क्या बात है, बहुत आला। उस उस्ताद का दर्जा क्या होगा?
तो मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये अल्लाह का जब एहसान होता है ना किसी इंडिविजुअल पे, तो वो उसको उस्ताद बना देता है। वाह वाह, वेरी नाइस, बिल्कुल सही। ओवर टू यू। अच्छा सर, इसमें अगेन उसको मैं थोड़ा सा दोबारा पूछना चाहूँगा कि आपकी अपनी ज़िंदगी में मैंने अपनी ज़िंदगी के तमाम टीचर्स को 2 हिस्सों में तकसीम कर दी। उस्ताद होता है, लेकिन मैंने समझने के लिए और समझाने के लिए 2 हिस्सों में तकसीम कर दी। सर, एक वो टीचर्स थे जिन्होंने हमें ग्रेड दिलवाने में, नंबर दिलवाने में, डिग्री दिलवाने में, मार्क्स दिलवाने में, पास करवाने में हेल्प की। अच्छा, दूसरे वो उस्ताद हैं जिन्होंने सिर्फ डिग्री दिलवाने, नंबर दिलाने की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने ज़िंदगी सिखाना शुरू कर दी। और बड़ी तादाद उनमें से उन लोगों की है जिन्होंने नसीहत के ज़रिए नहीं सिखाया। उनकी कंपनी ने, उनके साथ टाइम गुजरा, उनके साथ कोई एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, उनके ज़र्फ़ ने, उनकी बर्दाश्त ने, और इनमें से एक बड़ी तादाद जो है सर वो उन लोगों की है जो यूनिवर्सिटी के बाद मिले। मैं समझा पाया हूँ सर? जी जी। यानी अगर मैं याद करता हूँ स्कूल लाइफ से शुरू करके यूनिवर्सिटी पहुँचने तक, यूनिवर्सिटी तक की लाइफ को, तो 4 नाम ऐसे हैं जिनको मैं कहता हूँ दे आर दी बेस्ट टीचर। एक केमिस्ट्री के हैं, एक फ़िज़िक्स के हैं, एक इंग्लिश के हैं सर, एक उर्दू के हैं सर। ये 4 टीचर्स ऐसे हैं जो क्लासरूम के टीचर्स हैं, जिनको मैं कभी नहीं भुला सकता, क्योंकि इन्होंने सब्जेक्ट पढ़ाया, नंबर दिलाए, सारे ही पढ़ा रहे थे, लेकिन ये इनको मैं मानता हूँ ये सही मानों में पैशन वाले टीचर थे। लेकिन जब मैं ज़िंदगी की बात करता हूँ तो ज़िंदगी पढ़ाने वाले बड़े उस्ताद यूनिवर्सिटी में नहीं मिले, कॉलेज में नहीं मिले, स्कूल में नहीं मिले, वो अचानक मिल गए। यानी दिल किया कि इनके घुटनों को हाथ लगाया, दिल किया। मैं कल ट्रैवल कर रहा था, आई वाज कमिंग फ्रॉम इस्लामाबाद, और मैंने ब्रेक लगाई कलर का हार पे, और मैं और मेरी मिसेस जो हैं वॉशरूम चले गए, बच्चे गाड़ी में बैठे हुए थे, मेरे फादर इन लॉ भी साथ थे, मदर इन लॉ भी साथ थी। तो जैसे ही मैं वॉशरूम से निकला तो मेरे सामने टीचर खड़े थे, तो मैंने फ़ौरन उनके घुटनों को हाथ लगाना बेसिकली एक रस्म है अदब की, तो उन्होंने मजाक से कहा यार इन दोनों घुटनों का क्या कसूर है? मैं कहा सर आपसे सीखा इतना कुछ है, बड़ा नाम है, उनका नाम इस वक्त नहीं ले रहा, फेमस नाम, तो जिससे सीखा है वो मुमकिन है क्लासरूम में ना हो मिला हो। मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ, जानना चाह रहा हूँ, ये जो गेम चेंजर है उस्ताद का, और ज़िंदगी में उसका सब्जेक्ट के अलावा बात भी करना, वो कितना ज़रूरी है? सर आज टीचर्स बहुत हो चुके हैं, केमिस्ट्री फिज़िक्स पढ़ाने वाले बड़े हैं, बंदे के पुत्र हम नहीं बन रहे सर। उसकी वजह से बंदे के पुत्र बनाने वाले, तरबियत करने वाले बड़े थोड़े हैं। तालीम और तरबियत अलग हो चुकी है, और ग्रूमर्स नहीं है, ग्रूमिंग वाले लोग नहीं हैं। क्या जवाब है सर? देखिए, हज़रत अली करम जो फरमाते हैं कि जिसने मुझको कुछ भी सिखाया उसका एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं उतार सकता। उन्होंने एकेडमिक बात नहीं की ना, अरे बाबुल इल्म को आप क्या एकेडमिक बात जो है उनको सिखाएगा कोई? ये उन्होंने ये बताया कि सिखाने वाले का एहतराम होगा तो सीखोगे, अगर सिखाने वाले का एहतराम नहीं होगा तो आप नहीं सीखोगे। अभी जो शाह साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि क्या ये विज़डम किताबों की मोहताज है? मेरी किताब मेरी जो बहुत सातों किताबों में से किताब मेरी ब्रायन ट्रेसी के साथ यूएस में लॉन्च है, मैं सिलिकॉन वैली में पढ़ाता रहा हूँ, तो वहाँ पे मैंने जो है वो सक्सेस ब्लूप्रिंट बिजनेस एक्सट्रैक्ट्स सिखा रहा था। तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि यार ये बताएं सर कि हमने कन्वेंशनल बुक्स के अंदर ये एक्सट्रैक्ट्स नहीं देखे जो आप हमें पढ़ा रहे हैं, और आपकी किताब में भी है, ये आपने कहाँ से सीखे हैं? क्योंकि दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ कन्वेंशनल बुक्स। And I proudly said at that time, it's written on my book as well, which is a part of your library. Now I just brought those books here as well. Yeah. कि मैंने proudly इसके ऊपर ये कहा कि I have learned this from my father who has never been to school. मेरे वालिद ने मुझे वो चीज़ें सिखाई थी। छोटी सी एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरे वालिद ने मुझे कहा था कि बेटा ज़िंदगी में कभी हाथ नहीं फैलाना, याद रखो मुसलमान 18 घंटे का रोज़ा रखता है। मैं 5 साल की एज में मैं कुरान शरीफ पढ़ चुका था, रिपीट भी कर चुका था और रोज़ा रखता था। तो अल्लाह का एहसान ये है कि ऐसा नहीं है कि मैंने टफ़ टाइम नहीं देखा होगा। जो बच्चा इंटर से पहले पाकिस्तान से चला गया हो और सारी दुनिया देखने के बाद अब वापस पाकिस्तान सर्व करने के लिए आया हो, तो उसने क्या कुछ नहीं देखा होगा। लेकिन अल्लाह का बड़ा एहसान ये है कि वो प्रोग्राम ये था कि हाथ अल्लाह ने ये वाला रखा, ये वाला नहीं रखा, क्योंकि वो प्रोग्राम ये है कि मुसलमान 18 घंटे का रोज़ा रखता है तो हाथ नहीं फैला। ये किताब के अंदर नहीं पढ़ाया जा रहा। अच्छा, वो इसलिए भी नहीं पढ़ाया जा रहा कि करने वाला वो कर नहीं रहा। मेरे बच्चे अगर आज नहीं पढ़ रहे तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। मेरे अगर बच्चे घर के बिगड़े हुए तो मैं अच्छा बाप नहीं हूँ, मैं अच्छा टीचर नहीं हूँ, क्योंकि मेजर इशू शाह साहब कौल और फेल का तज़ाद। वो शख्स वो पढ़ा रहा है जो वो कर नहीं रहा। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अगर मेरे आइडियल बच्चे हैं
तो मुझे पेरेंटिंग पढ़ानी चाहिए। अगर मेरा लाइफ पार्टनर आइडियल है तो फिर मुझे मैरिज काउंसलिंग करनी चाहिए। अगर मैं 3 बर्रे आज़मों में सूद से पाक कारोबार करता हूँ और इतने बड़े बड़े ब्रांड ओन करता हूँ तो शायद मुझे कारोबार पढ़ाना चाहिए, राइट। और अगर वाकई मैं लगता नहीं हूँ कि मैं दादा हूँ या नाना हूँ तो शायद मुझे लुक एंड फील यंगर पढ़ाना चाहिए। नहीं, ये तो हमेशा मैं आपको हमेशा कहता हूँ ऐसे ही ना, शायद मुझे पढ़ाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ये जो गैप आया है जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, बड़ा दुख वाला है। उसका रीज़न यही है कि पढ़ाने वाला के कौल और फेल में तजाद, वो करके नहीं बता रहा। पढ़ाना इज़ अ मॉडलिंग। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक नबी की ज़ात तुम्हारे लिए मुकम्मल नमूना है। तो हमारे पास मॉडल है, हमें फॉलो करना है। टीचर का एक मॉडल क्रिएट करना है, उसके स्टूडेंट ने उसको कॉपी करना है। पेरेंट को, फादर को, मदर को मॉडल बनाना है, उसने उसको कॉपी करना है। तो वो जो कॉपी कर रहा है वो ये देख रहा है कि ये कॉपीएबल नहीं है। एंड दैट इज़ ए रीज़न जो हमारे यहाँ वो मैं कोताही समझता हूँ असातिज़ा की। यकीन माने मैं बच्चों को कभी गलत नहीं समझता। मेरे पास 30 साल ज़िंदगी के अंदर 3 बरआज़मों में इतना टीनेजर्स आए हैं कि जो कि आए गए हैं, लाए गए हैं, उसमें सुसाइड अटैम्प्ट वाले हैं, उसके अंदर एक जो है वो ड्रग्स वाले बच्चे हैं, एग्रेशन वाले बच्चे हैं। मैंने आज तक उनको कसूरवार नहीं पाया। इट वॉज अ रिएक्शन विच वॉज शोइंग देयर एंड थैंक्स टू ऑब्वियसली वो लोग जो उनके केयर गिवर्स हैं। उसके अंदर उनके पेरेंट्स भी होंगे, उनके टीचर्स भी होंगे, उनके प्राइमरी केयर गिवर्स भी होंगे। अगर बच्चे आज गलत हैं, यकीन माने असातिज़ा की गलती है। मैं एज अ उस्ताद मैं मान रहा हूँ कि हमारी गलती है। हम अच्छे बाप और अच्छे उस्ताद नहीं बन सके, हम वो कैरेक्टर नहीं शो कर सके, हम वो एप्लीकेशन नहीं दिखा सके, हम अच्छे रोल मॉडल नहीं बन सके। दूसरी साइड पे अब अगर हम नहीं बन पाए और आप स्टूडेंट हैं और आपकी उम्र हो गई 18 साल, वैसे तो इस्लाम जो है वो कहता है कि जब जहनी और जिस्मानी बालिग हो जाए तो आप बालिग हैं। उसके नुकसान और फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदा ये है फ्रीडम। मैं गाड़ी चला सकता हूँ, मैं वोट दे सकता हूँ, मैं अपने फैसले कर सकता हूँ, मैं अगर अपनी शादी करना चाहूँ मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये बड़ी फ्रीडम है ना। लेकिन दूसरी तरफ अब आप जब आज़ाद हो गए तो अपने कारनामों की भी आज़ादी आपके ऊपर है, क्योंकि कानून दुनिया का और आखिरत का इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि मेरे बाप ने यूँ किया था तो इसलिए मुझे छोड़ दें। बिल्कुल ठीक, ऐसे ही है ना। अब आप रिलेट नहीं कर सकते। तो आपको जो भी यहाँ 18 साल का हो गया वो अब इंडिपेंडेंट हो गया। अब अगर उसके वालिदैन ने या उसके असातिज़ा ने वो किरदार अदा नहीं किया, आपकी नाअहली नाकामी की दलील दुनिया और आखिरत का कानून नहीं मानता। उसके रिस्पॉन्सिबल आप हैं, उसके रिस्पॉन्सिबल आप हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ऐसा सब्जेक्ट मैं छेड़ना चाहूँगा, ऐसे सब्जेक्ट पे बात करना चाहूँगा जो आजकल दुनिया में टर्म्स डिस्कस होने लग पड़ी, और मैं ज़ाती तौर पे ख़ुद जानता हूँ कि आपका इदारा या आप उस पर काम कर चुके हैं। वो है सर, दुनिया कह रही है IQ की ज़रूरत नहीं है, EQ की ज़रूरत है। और EQ के साथ जो कई ऐसे दोस्त मिलते हैं जिनका ER अच्छा नहीं होता। ER एक टर्म है नफ्सियात की जिसका मतलब है इमोशनल रेगुलेटर अच्छा नहीं होता। अब अगर टीचर फ्रस्ट्रेटेड है, उसका EQ नहीं अच्छा, उसकी बर्दाश्त नहीं अच्छी, उसमें एक तहम्मुल नहीं है, उसमें एक आला ज़र्फ़ी नहीं है, तो उसके असरात क्या होंगे? अब डैनियल गोल्डमैन ने तो 1991 में कह दिया था, उसका जो जुमला था वो ये था, इंसान की कामयाबी, किसी भी शोबे की कामयाबी, इंसान की कामयाबी में 80% रोल EQ का, 20% रोल IQ का। अच्छा, तब तक क्योंकि IQ EQ था, अब तो दुनिया CQ और AQ की बात कर रही है। क्रिएटिविटी क्वोशेंट भी है, एडवर्सिटी क्वोशेंट भी है। मेरा सवाल आपसे ये है सर, अच्छा ये मैं बताता चलूँ डॉक्टर साहब, एक दफ़ा मैं डॉक्टर साहब के पास गया तो हमारी सर ने बॉडी एज तो मुझे अपनी पता है, इनकी टीम ने मेरी मेंटल एज भी निकाल दी, इमोशनल एज भी निकाली। तो ये एक नई चीज़ थी। अच्छा, नेक्स्ट टाइम मैं टाइम लेके, मैंने कहा सर मैं प्रोफेशनली, इन्होंने वैसे चार्ज नहीं किया, मैंने कहा मैं पे करने को तैयार हूँ, मुझे 3 घंटे का कम से कम सेशन चाहिए, क्योंकि मुझे महसूस होता था मुझे एंग्जाइटी है। तो डॉक्टर साहब ने 3 घंटे बाद एक कितना कमाल का कंक्लूजन निकाला। वो कंक्लूजन ये था कि ये हेल्दी एंग्जाइटी है, अगर ये नहीं होगी तो आप काम ही नहीं करेंगे। एक एंग्जाइटी की शक्ल ये है कि वो आपकी फंक्शनिंग छीन लेती है। तो ये मेरी एक नई बात थी कि यार ये एंग्जाइटी की एक फॉर्म ऐसी है जो अगर ना हो तो प्रोग्रेस ही रुक जाती है सारी, आप फिक्रमंद ही नहीं है। ठीक है, आप पढ़े हुए जी हो जाएगा देखी जाएगी, तो काम नहीं है, काम चलना है फिक्रमंदी से। डॉक्टर साहब बच्चों के पास, यंगस्टर्स के पास, बिलखसूस टीचर्स के पास इतनी डिग्री हैं, इतने नंबर हैं, IQ है, EQ नहीं है, क्यों नहीं? वो इसलिए कि हमें ये सिखाया नहीं गया
जो हज़रत अली करम वजह का कौल है कि ऐश में याद खुदा रखो, तैश में खौफ खुदा रखो। तो हम ऐश का मतलब ये था कि अल्लाह ने कहा ईद है, तुम्हारा ऐश है, आगाज़ करो, पहले ईद की नमाज़ पढ़ो। अभी हमने 14 अगस्त मनाई है ऐश में, वो बाजे बजाए हैं कि लोगों के कान फट गए ऐसे ही ना, ये हमें ऐश का रूप बताया है। और तैश के अंदर खौफ खुदा रखो, और इस वक्त हर आदमी चलता फिरता बम है। 99 डिग्री के ऊपर पानी शू 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 की आवाज़ें आती हैं, 100 पे बॉयल हो जाता है। हमारे यहाँ कोनी लगती है, लड़ने मरने लग जाता है। अभी जो खबरें आती हैं 30 रुपए पे कत्ल हो गया, पास ही यहाँ से, ऐसे ही है, बहुत पास ऐसे ही है। वो 30 रुपए पे नहीं कत्ल हुआ है, वो 99 के ऊपर प्रॉब्ली 3 महीने से था कि उसको सिर्फ एक दिया सलाई के अगला लगनी थी और वो गया है। तो हमने क्या, जो इस वक्त दुनिया जो है, जो अगर आपके जो फ्यूचर में जिन्होंने काम करना है, जो एम्प्लॉयर आपसे क्या ख़रीद रहा है कि आप कितना दबाव बर्दाश्त कर सकते हैं, उसको आपकी कोई डिग्री नहीं चाहिए। अच्छा, छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग किसी स्पेशलिस्ट के पास गए होंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट हो गया, कोई भी स्पेशलिस्ट हो गया, कितनों ने जाके उससे डिग्री मांगी है? कितनों ने जाके उससे पूछा परसेंटेज क्या है? अच्छा, लेट सपोज आप किसी फिजिशियन के पास गए और आपका मसला हल नहीं हुआ, और उसने आपको कहा कि डॉक्टर साहब मैं आज तशरीफ़ लाई थी, मैंने लगाई भी है, मैंने खाया भी है, लेकिन मुझे हल नहीं हुआ। तो उसने कहा कि मैं ठहरे, उसने दराज खोली हो और कहा मेरी GPA देखो कभी ऐसा हुआ है? तो भाई, जब आप भी पूछने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर आप उस रास्ते पे चल क्यों रहे हैं जिसको आपको GPA की फ़िक्र है, जिसके ऊपर आपको ये ग्रेड्स की फ़िक्र है? यूनिवर्सल स्टैटिस्टिक्स बता देता हूँ, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग अपने से कम पढ़े लिखे लोगों के लिए काम करते हैं। Yeah, there is a famous book, Why A Grade Student Work for C Grade Students. तो उनके पास और कौन सी इंटेलिजेंस है? जिस तरफ शाह साहब ने बताया, हमारा इदारा जो है वो, हम जब US में थे तो हम 3 साल के ऊपर ये असेसमेंट करते थे। अब हम इतने एडवांस हो गए कि हम 1 साल के बच्चे पे असेसमेंट करते हैं कि हम उसकी क्रोनोलॉजिकल एज से उसकी फ़िज़िकल एज, उसकी मैक्रो और माइक्रो मसल एज, उसकी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन एज, उसकी साउंड एज, उसकी इमोशनल एज, उसकी सोशल एज, ये सब निकाल के बता देंगे कि कितना डिफरेंस है। दैट्स हाउ फार द टेक्नोलॉजी इज़ ऑलरेडी देयर। इसके 2 कंपोनेंट हैं कि भैया, अगर इमोशनल इंटेलिजेंस बड़ी सिंपल है, मैं अपने इमोशन को रीड कर सकूं, मैं सामने वाले के इमोशन को रीड कर सकूं, और मैं वो विन विन सिचुएशन निकाल सकूं जिससे हम दोनों का फ़ायदा हो जाए। दिस इज़ कॉल्ड इमोशन इंटेलिजेंस। मेरे पास ऐसे, सर मैं गया, मैंने ऐसी सुनाई, मैंने कहा अच्छा काम हुआ? नहीं सर, वो काम तो नहीं हुआ। फिर क्या फ़ायदा हुआ ऐसी सुनाने का? आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, आपका वाइवा क्लियर नहीं हुआ, आपकी असाइनमेंट नहीं हुई, आपको सेज नहीं मिली, आपको इस सुनाने का क्या फ़ायदा हुआ? तो आप बेवकूफ़ साबित हुए ना। और इससे ज़्यादा, सर जब भी मुझे ये बात करते ना, बस मैं भड़क जाता हूँ। इसका मतलब मैंने अपना रिमोट कंट्रोल सामने वाले के हाथ में दिया हुआ है, उसने यूँ मुझे करना है और मैंने भड़कना शुरू कर देना है। वो साइड दे के चला गया, सुबह मैं रात तक लोगों से लड़ रहा हूँ। उसने 4 साल पहले एक गाली दी थी, आज भी मैं तलाश में हूँ कि कभी मिल जाए मैं किसी को मारूँ। तो यू आर वीक, यू आर गिविंग योर कंट्रोल टू समबडी एल्स। दुनिया आपसे एक ही चीज़ खरीद रही है कि आप कितना दबाव बर्दाश्त कर सकते हैं। 9 to 5 जॉब गॉन। इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हाउ मच दैट प्रेशर यू कैन टेक। तो गेज है इस वक्त एम्प्लॉयबिलिटी का प्रेशर, और प्रेशर लेने के लिए आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए। यू शुड नो हाउ टू रीड माई इमोशंस, हाउ टू लेट गो माई इमोशंस, हाउ टू चैनल माई इमोशंस। तो अगर आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सोशल इंटेलिजेंस, क्योंकि आपका ख्याल, आपकी प्रोडक्ट, आपकी सर्विस का ख़रीदार है दूसरा इंसान। हु इज़ द बेनिफिशियरी ऑफ एवरीथिंग? ह्यूमन बीइंग। हर चलता फिरता आदमी आपका कस्टमर होना चाहिए। इफ़ यू आर नॉट लविंग ह्यूमन बीइंग, फॉरगेट इट दैट यू विल बी सक्सेसफुल। आई हैव दिस बिलीफ दैट एवरीबडी लव्स मी, एंड समहाउ दैट्स हाउ इट इज़, बिकॉज पीपल लव्स मी, बिकॉज मैं उसको अपना एक पोटेंशियल देखता हूँ। तो अगर आप लोगों से प्यार नहीं करते, लोगों से मुलाकात नहीं करते, लोगों से कम्युनिकेट नहीं करते, तो फिर आप कुछ भी नहीं बेच सकेंगे। मेरा मकसद, शाह साहब का मकसद ये है कि अगर हम कोई बात कह रहे हैं, आपको समझ में आ जाए मैं एक्चुअली क्या बेच रहा हूँ। मैं सेल्स पर्सन हूँ। यू आर अ बॉर्न सेल्स पर्सन। और सरकार ने 40 साल की एज में, जो पैदाइशी नबी, जो दुनिया के पहले से नबी, दुनिया बनने से पहले नबी, ऐसे ही है ना, ऐलान किया ना खाली 40 साल में। 40 साल से पहले क्या करते थे? तिजारत। सही जी, सही। वही ना, क्या प्रोफेशन क्या था? तिजारत। बाय एंड सेल। क्या किस लिए मशहूर थे? द बेस्ट सेल्समैन ऑफ हिजाज, यही था।
ऐसा ही था ना? Yes. इमेजिन ट्रेनिंग क्या थी। बिल्कुल ठीक जी। I am proudly said with all my experience of life, with evidence, females are better species than male. Okay, females are better species than male. मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दोनों का सिर्फ एक्सप्रेशन डिफरेंट था। इमोशंस मेल और फीमेल को साथ आती हैं, सेम आती हैं, साथ आती हैं, एक्सप्रेस कैसे करेंगे। मेल जो है वो इनवर्ट चला जाता है और एक्सप्रेस नहीं करता, फीमेल उसको जनरली एक्सप्रेस करती है। उसका फ़ायदा फीमेल को ही होता है, क्योंकि वो जब एक्सप्रेस कर लेती है तो वो बहुत सारी चीज़ों से बच जाती है। वो कहती रहती है मैं मर जाऊंगी, मरती नहीं है, बंदा मर जाता है। ठीक है, वो कहती है मैं खुदकुशी कर लूँगी, करती नहीं है, बंदा कर जाता है। करवा लेती है वो। और लाइक नाउ यू आर टॉकिंग एम्पावरमेंट ऑलरेडी। ओके, नेक्स्ट लेवल। अब मैं स्टैटिस्टिक्स बता देता हूँ। शुगर, डायबिटीज़ कंपेयर टू मेल एंड फीमेल, मेल को ज़्यादा है। कार्डियक इश्यूज कंपेयर मेल टू फीमेल, मेल को ज़्यादा है। इट्स जस्ट बिकॉज एक्सप्रेशन है ना, जो सप्रेशन ऑफ इमोशंस ऑब्वियसली गिव अ सिम्टम्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑन माई बॉडी। 80% ऑफ माई फिजिकल विजिट टू माई डॉक्टर इज एक्चुअली दिस इमोशनल अनरिजॉल्व्ड मेमोरीज, इश्यूज, ट्रॉमाज एंड सो ऑन। एक और चीज़ और अभी जो कोविड ने साबित की है, जब कोई कहते थे कि शायद वो फिजिकली भी इतनी स्ट्रांग नहीं है खातून, कोविड का रेशियो उठा के पूरी दुनिया के देख लीजिए, बहुत बड़ी तादाद मर्दों को ले गया, औरतों को छोड़ गया। तो आप कोविड के ऊपर भी भारी रही हैं। तो अब ये जुमला निकाल दें कि हमें कोई चाहिए हमें कवर देने के लिए, तब जाके हम इमोशनली इंडिपेंडेंट बनेंगे, ये तो अब कहानी। आप लोग बेहतर हैं, आप लोग हमसे ज़्यादा फोकस हैं, आप लोग ज़्यादा बेहतर हैं। तो पहले तो इस वाले से डोमेन से निकल जाएं कि मैं कॉज हूँ या मैं इफेक्ट ही हूँ। जस्ट कम ऑन द कॉज साइड, क्योंकि जब तक हम कॉज साइड, मैंने आपको क्या कहा, अगर ये मेरे बच्चे अच्छे तालिब इल्म नहीं है तो इनका कसूर नहीं है। मैं बहैसियत उस्ताद नादिम और शर्मिंदा हो कि मैंने अपना रोल अदा नहीं किया। आई सेड टू माई सेल्फ आई एम द कॉज ऑफ देयर फेलियर। तो जब तक मैं ये नहीं ले आऊँगा कि जी मैं ही कॉज हूँ कि मैं चैनलाइज नहीं कर सकी, तो इसलिए वो बाहर की सपोर्ट तो आप देखना छोड़ दें। सीखना क्या है वो मैं बताया था। कोविड के फ़ौरन बाद मैंने एक स्टडी की विच वॉज अ स्टडी ऑफ द ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल। उसमें हमने क्या किया कि हमने 12 हॉस्पिटल्स को चूज़ किया और हमने जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर जो एम्प्लॉइज़ काम करते हैं उनके ऊपर हमने काम किया। और हमने ये स्टडी की कि ये 12 घंटे जो यहाँ आते हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर, फ्रॉम टेक्नीशियन से लेके और मॉप से लेके और डॉक्टर तक, वो क्या देखते हैं इस 12 घंटे के अंदर, कैजुअल्टीज़ एंड मोर्टालिटीज़। ज़ख्मी लोग आते हैं, कुछ बच जाते हैं, कुछ मर जाते हैं। वो 12 घंटे के बाद उसकी इमोशनल स्टेट क्या होगी, और अगर उसने यहाँ कट ऑफ नहीं किया और वो लेके स्टेट अपने घर चला गया, तो घर वालों का क्या हाल होगा अगर वो अपनी स्टेट को कैरी ऑन करता है। एंड वाइस वर्सा, अगर घर के अंदर उसको कोई भी इश्यूज़ आते हैं अपने बच्चों से लेके अपनी फैमिली तक, और वो उस स्टेट को कैरी करता हुआ अगर अपनी ड्यूटी पे आ गया जहाँ पे उसको वो फोकस चाहिए, जहाँ पे हर थोड़ी देर के बाद एक कैजुअलिटीज़ मॉर्टेलिटीज़ आ रही हैं, तो इनका क्या होगा। एंड दैट कंपैरेबल स्टडी वेयर आई हैव डन विद द हॉस्पिटल्स ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स, दैट वाज अ स्टडी ऑफ द ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल। सेम स्टडी वी आर डूइंग ऑन अ टीचर्स नाउ। सो एक्चुअली देखिए, घर का इशू तो घर का इशू रहेगा, क्योंकि अल्लाह ताला सबके बच्चों को सलामत रखे, लेकिन किसी का बच्चा जो है वो ड्रग्स में चढ़ गया तो वो प्रेशर है। लेकिन क्लास के बच्चे का इस बात से क्या ताल्लुक है, क्लास के उस 30 बच्चों का इस बात से क्या ताल्लुक है कि मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ है। उसको क्या सीखना है, कट ऑफ करना, डिसएसोसिएट करना, डिटैच करना। एक चेहरे पर कई चेहरे सजा लेते हैं लोग, आपको वो चेहरा सजाना है जो इनकी रिक्वायरमेंट है। मेरे एक बहुत सारे मेरे जो कुछ सेमिनार्स हैं मेरे बहुत पॉपुलर हैं, उसमें एक है ट्रांसफॉर्म योर स्ट्रेस इनटू हैप्पीनेस, वेरी पॉपुलर है, ट्रांसफॉर्म स्ट्रेस इनटू हैप्पीनेस। 3 आवर्स की एक एक्सपीरियंशियल जर्नी है। यू ब्रिंग योर मेमोरीज, नेगेटिव इमोशंस, इफ इट इज विल नॉट गॉट रिड ऑफ इन 3 आवर्स, डोंट लेट मी गो। तो इतना सक्सेसफुल है विद चैलेंज मैं करता रहा हूँ 20 साल से। मैं ये प्रोग्राम करने के लिए कराची के अंदर DHA लाइब्रेरी ऑडिटोरियम में, जिस तरह सर का एक होता है, तो मेरा एवरी लास्ट संडे होता था। 200 लोगों की सीट थी, 1000 लोग आते थे जस्ट फॉर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के लिए। मैं अपने ऑफिस से निकला हूँ, मुझे खबर आई है कि एक बहुत क्लोज जो है वो डेथ हो गई है और इतने बजे इनकी तदफीन है। मैं कब्रिस्तान पहुँचा हूँ, ज़ोहर 2 बजे से 5 बजे तक वो प्रोग्राम होता था। कब्रिस्तान से मैं निकलने के बाद मैंने मोबाइल चेक किया है, पता लगा मेरे एक बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड के फादर की डेथ हो गई और असर में तदफीन है। मैं कराने गया हूँ ट्रांसफॉर्म योर स्ट्रेस इनटू
हैप्पीनेस। वो लोग जो वहाँ पे खड़े हुए सुबह 7 बजे से, जिनकी एंट्री 2 बजे हो जाए, वो कहाँ से छोटे छोटे इलाकों से, बड़े इलाकों से, सिंध से आए हुए हैं, और मैं कराने जा रहा हूँ ट्रांसफॉर्म योर स्ट्रेस इनटू हैप्पीनेस। उनका इस बात से क्या ताल्लुक है कि मैं एक तदफीन से आया हूँ और दूसरी तदफीन में जाऊँगा? तो व्हाट आई हैव टू लर्न, how to detach, how to disassociate and give what is due for them. ये मुझे ये स्किल्स हैं, एंड लकीली ये सिखाए जा सकते हैं, लकीली ये सिखाए जा सकते हैं। मैं अगर वहाँ जाके अपनी ये स्टोरी सुनाता, 2-4 लोग और भी रोते, उससे उनका स्ट्रेस चला जाता, उससे उनका आउटकम मिल जाता, उससे उनका पर्पस सॉल्व हो जाता? नो। मेरी ड्यूटी क्या थी कि मुझे आना है, मुझे वो डिलीवर करना है जो ये डिज़र्व करते हैं, और वो दे के वापस जाना है जो वो है, उसके बाद मैं वापस जाऊंगा। सो दिस इज़ हाउ, 2 चीज़ें, एक तो आप एम्पावर्ड हैं, आप कॉज साइड पे हैं, किसी ने आपके साथ नहीं किया, अगर आपने नहीं किया तो आप चॉइसेस नहीं निकालेंगे, सो टेक द लीड। एंड सेकेंडली, लर्न दोज स्किल्स विच आर अवेलेबल, हाउ टू डिटैच एंड डिसएसोसिएट। और 100 दफ़ा मेरी बच्चियों आप करते हो, बराबर वाला कह रहा है आपको, इतने सिलेक्टिव लिसनर हो आप लोग, इतने सिलेक्टिव रिसीवर हो आप लोग, जब आपने नहीं सुननी, ऐसे ही है ना। तो आप बड़े आराम से इसी तरह, अगर कोई कह रहा है तो उसका इख्तियार नहीं हो क्या कह रहा है, लेकिन उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का रिमोट कंट्रोल आपके पास है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आप ही की एक बात, एक जुमले के साथ मैं क्लोज़ करूँगा। असल में टाइम हमारे पास ज़रा शॉर्ट है, इसके बाद आपने भी मूव करना है, आगे जाना है, और मेरा भी एक सेशन यहीं पर, एक मेरी मीटिंग है। एक दफ़ा एक बड़ा मुश्किल एक वक्त था और मैंने सर से रब्ता किया। दोस्तों के साथ बंदा वेंट आउट कर लेता है, शेयरिंग होती है। तो मैंने कहा सर इस सिचुएशन में मुझे क्या फ़ैसला करना चाहिए? कोई एक सिचुएशन थी जिसमें मैं बड़ा स्टक था। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इस सिचुएशन में आप कोई फ़ैसला ना करें, इस टाइम को गुजारें किसी तरह। ये टाइम गुजरेगा, नया टाइम आ जाएगा, ये चैलेंज नहीं होगा। बाज़ औक़ात ज़िंदगी में बड़े मसले ऐसे होते हैं जिनका सलूशन नहीं होता, आपने जस्ट वहाँ से मूव ऑन करना होता। बड़ी गेंदें ऐसी जिनको खेलना ही नहीं होता। आप कहते हो जो आउट मुझे कर दो, कोई मसला नहीं। बड़ी चीज़ों पे आप सिर्फ माजरत करते हो। पीके मूवी के उस सीन की तरह जहाँ भगवान वॉशरूम में जाता है और वो पीके लॉक करता है और भगवान कहता है मैनू जान दे मेरे निक्के निक्के बच्चे ने। ज़िंदगी की बड़ी ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें जस्ट आपने, हमारे बड़े प्यारे उस्ताद हैं साइकेट्री में डॉक्टर मोहद्दद राना साहब, वो कहते हैं यार रेगिस्तान है, उसके बाद नखलिस्तान है, तो चलता चला जा रहा है, उसका रेगिस्तान हट जाएगा, नखलिस्तान शुरू हो जाएगा। लेकिन जो रुक गया है और रोना शुरू कर दिया उसने कि जी ये तो रेगिस्तान है, यहाँ तो पानी नहीं है, यहाँ तो गर्मी बड़ी है, यहाँ मैं जीऊँगा कैसे? तो जियो ना, चलते चले जाओ। एक नखलिस्तान आपका इंतज़ार कर रहा है। दिन फिरते रहते हैं, दिन एक से नहीं रहते, वक्त एक सा नहीं रहता। वो चंद दिन पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी, लाहौर मियानी साहब कब्रिस्तान पे बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, बड़ी ताज़ा किसी एंकर ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। बड़े बड़े खूबसूरत चेहरे उनकी कब्रें थी, बड़े बड़े नाम कि ये हीर रांझा फिल्म में ये हीर थी, ये फ़लाना नाम था, ये फ़लाना नाम था, आए और चले गए। ये ज़िंदगी चलते चले जा रही है। जो आज है उसको महसूस कीजिए, जो आज रोल प्ले कर रहे हैं दी बेस्ट कीजिए। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।